चिश्ती साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ईरान और अमेरिका के माबैन, एक तरफ से कहा जाता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से इनकार किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट वाला जो मैकेनिज्म इस वक्त जारी व सारी है, इसका आउटकम ईरान की फेवर के अंदर निकलेगा, या आप ये समझते हैं कि जो सालिस इस वक्त बीच में पड़े हुए हैं वो कोई ना कोई इसका बेहतर आउटकम निकलवा लेंगे, क्योंकि माशी तौर पे उन्होंने बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया? जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त ये जो कन्फाइनमेंट चल रही है और फिर सिलेक्टिव एस्केलेशन हो जाती है, ये अमेरिका को तो खास तौर पर सूट नहीं कर रही, लेकिन ईरान के लिए भी जाहिर है बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है और दोनों साइडें एग्जॉस्टेड तो अपनी हैं। अपार्ट फ्रॉम द वेपन्स और जिन मिसाइल की और ड्रोन्स की और बहुत ज्यादा बॉम्ब्स की हम बातें करते हैं, और मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि ये ह्यूमन बर्नआउट भी होता है, यानी इंसानों पर भी एक टैक्सेशन होती है, हेल्थ वाइज, एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल। जाहिर आपने देखा अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट नवंबर से डिप्लॉयड हैं, 7-8 महीने हो गए, और इसी तरह ईरान बहुत अलर्ट है। अभी पिछले साल भी हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, तो आई थिंक बहुत सारी, लेकिन उसके अंदर शो स्पॉइलर बहुत हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन का सामना इसलिए कि नेतन्याहू ने, आपने देखा होगा कि वो एक स्टैंड लोन चाह रहे हैं कि अमेरिका खुद ही इसका डिसाइड करे। जो उनके मिनिस्टर हैं, एक नकी जोहर साहब जो कल्चर और स्पोर्ट्स के हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमने अमेरिका को अपनी डेडलाइन बता दी है। फिर उनके एक और मिनिस्टर हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हमें सूट करती है कन्फाइंड कैंपेन जो अमेरिका लड़ रहा है। तो आई थिंक वो रहना भी अलग चाहते हैं इसराइल, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री, वो अमेरिका टेक केयर करे, यानी कि उनको एक मिलिट्री विक्ट्री की शक्ल में या एक एडवांटेज की सूरत में हैंड ओवर करे। और ये जो वीकनेस है दरमियान में, जो डिलेमा है बिटवीन अमेरिका एंड इसराइल, शायद ईरान भी समझता है, इसलिए ईरान क्लियर कट मुज़ाकरात की तरफ भी नहीं जा रहा, उलझाना भी चाहता है उनको प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिस्ट्रक्शन, लेकिन उसके बावजूद शायद ये भी समझता है ईरान के, और प्रेशर भी बहुत है इंटरनल लीडरशिप और खासतौर पर आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे के बाद, और वो समझते हैं कि शायद ये ड्रैग कर लेंगे इस हद तक कि इसराइल और अमेरिका के इलेक्शन आ जाएं, और बजाय पॉलिटिकली एलिमिनेट करने के मिलिट्री स्ट्रेटजी के थ्रू इन दोनों लीडर्स को एलिमिनेट किया जाए। ये मुझे लगता है ईरान की स्ट्रेटजी। चिश्ती साहब, ये MOU पे बात करने से पहले ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि MOU के बाद स्पॉइलर कौन रहा, बैनुल अक़वामी सतह पे भी इस पे बातें होती रहीं। ईरानी नुक्ता नज़र को देखें, उनसे पूछें तो उनका जवाब ये होता है कि हमारे लिए तो डू और डाई की सिचुएशन है। अगर हमारा तसल्लुत जिस जगह के ऊपर कायम है वो अगर शेक कर जाता है, वहाँ पे अगर रखना डल जाता है, तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है कि जिस कार्ड को हम दुनिया के सामने रखें। उनका नुक्ता नज़र है ये। आप क्या समझते हैं एक गैर जानिबदाराना तज्जिए के तौर के ऊपर कि MOU के बाद चीज़ कहाँ से ख़राब हुई, किस बुनियाद पे हुई, और उसमें ईरान का कितना कसूर था? यासिर साहब, बिल्कुल मैं इंतहाई अदब करता हूँ जावेद साहब ने जो कहा, लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूं कि देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड भी मैंने देखना है। जो एक सुपर पावर का सदर होता है उसकी बहुत बड़ी मैग्नानिमिटी उससे एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि उसको सुपर पावर है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी नेवी है, आज भी है, उसके पास सबसे बड़ी एयरफोर्स और मिलिट्री आज भी है। तो कहीं भी दो बड़े, एक बड़ा और एक छोटा हो, तो जो ट्रस्ट डेवलप करने की ज्यादा ऑब्लिगेशन होती है बड़े शख्स पर। प्रेसिडेंट ट्रंप का चले पिछला रिकॉर्ड में थोड़ी देर भूल जाऊं कि जो 2015 में जो JCPOA साइन हुआ था, वो तकरीबन इंटरम से लेकर फाइनल एग्रीमेंट तक 25 महीने में हुआ था। नवंबर 2013 में वो इंटरम एग्रीमेंट हुआ था, दिसंबर 2015 में साइन हुआ था। यानी जिस मुआहदे को इंटरम से फाइनल लगे 25 महीने लगे, 36 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा दिस इज द वर्स्ट एग्रीमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, चले कोई बात नहीं, आगे चले। और ये उस वक्त कहा जब IAEA की इंस्पेक्शनें हो चुकी थी और उन्होंने कोई सीरियस ऑब्जर्वेशन नहीं की। प्रेसिडेंट ट्रंप वही है। अब जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो मैं समझता हूं, मैं नेतन्याहू फैक्टर निकाल भी दूं, मैं ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये ऑब्लिगेशन है कि वो जब ये एग्रीमेंट हो गया MOU, चाहे उसकी इंटरप्रिटेशन जैसी भी है, लेकिन ओमान को इनकरेज किया गया कि वो अपने कोस्ट के अलॉन्ग से बहरी जहाजों को गुजारें, ताकि जो ये मिथ है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ है, उसकी मर्जी को कोई नहीं जाता, तो एक ऑल्टरनेट रूट किया जाए। ऑल्टरनेट रूट का मतलब ये है कि ईरान की मोनोपोली, इजारादारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर खत्म कर दी। ये इनिशिएटिव किसने लिया था? ये अमेरिका ने लिया था, ओमान को इनकरेज किया था, जिसके ऊपर फायर किए गए थे टैंकर। सही या एथिक्स और मोरालिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मुआहदा करते वक्त कहा गया $36 बिलियन रिलीज किए जाएंगे, फिर कहा 24 बिलियन किए जाएंगे, फिर कहा 12 बिलियन किए जाएंगे, और फिर उन्होंने कहा ये तो मुआहदा हुआ ही नहीं था। नंबर 3, जब ये आपको याद होगा जो मिसाइलों की बात हुई थी, मिसाइल प्रोग्राम की बात हुई थी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने और JD वैंस ने कहा कि हम ईरान को कैसे रोक सकते हैं जब दूसरे मुल्क भी इस तरह के मिसाइल प्रोग्राम बना रहे हैं या रखते हैं। लेकिन साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि हम किसी सूरत मिसाइल प्रोग्राम में ईरान को आगे नहीं बढ़ने देंगे।
तो तब दूसरी तरफ से अब हिजबुल्लाह पर आपने देखा कि बमबारी बंद नहीं हुई, सीजफायर नहीं हुई जब एमओयू हो गया था साइन। तो मुझे लगा कि ईरान ये समझता है कि ये मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, यानी एक तरफ ओमान को इनकरेज किया जा रहा है, एमओयू के वक्त 36 बिलियन, फिर 24 बिलियन, फिर 12 बिलियन, फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्सेस कहा जा रहा है कि रख लो नहीं रख सकते, रख लो नहीं रख सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान को ये लगा कि शायद फिर वही प्रेसिडेंट ट्रंप जो 2015 वाले थे या 18 वाले थे वो फिर टाइम बाय कर रहे हैं, रीकूप कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कह दिया कि हम तो रीकूप करना चाह रहे हैं, अपना सारा रिप्लेनिशमेंट करना चाह रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिचार्ज करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें, सारा पैकेज हमें जेहन में रखना होता है। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि काउंटर आर्गुमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ज्यादा एम्पावरमेंट है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, ज्यादा लीवरेज है, ज्यादा ग्रेस है उनके पास, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करें जो मैनिफेस्टो, इसमें तो कोई शक नहीं कि एमओयू अगर, और मैं बहुत बड़ा अगर कह रहा हूं कि अगर उसी लेटर एंड स्पिरिट में जिस तरह लिखा गया है अमल दरामद हो जाए तो ईरान को फेवर करता है। लेकिन फिर वही जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज का लीवरेज ईरान से ले जाते हैं, जो कि दुनिया ने दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद दिया, 28 फरवरी को तो दुनिया को नहीं पता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मेरे ख्याल अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होगा कि इस तरह इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। तो ये न्यू फाउंड लीवरेज किसने दिया? उससे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अमेरिका खुलवा नहीं सका, उन्होंने काउंटर ब्लॉकेट कर दिया ताकि खुलवा सके। एक दफा नहीं 2 दफा बंद किया। तो ये सारा अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये लीवरेज हमने खुद ही पकड़ाया। चले आखिरी जुमला मैं बताता हूं, अब इससे भी पीछे चले जाएं तो ईरान को दुनिया ने उस वक्त भी बावर कराया था जब ईरान और इराक की जंग 8 साल जारी रही थी, ऑलमोस्ट 10 लाख ईरानी जान से गए थे। आप याद करें, केमिकल्स वेपन फेंके गए थे, केमिकल वेपन सदाम हुसैन की तरफ से फेंके गए थे, दिए किसने थे? मैं तारीख पे छोड़ देता हूं। फिर उस वक्त तो कोई केमिकल वेपन का किसी ने डिफेंड नहीं किया था कि गलत फेंके गए हैं ईरानियों पर। मैं ये दुनिया ने उस वक्त ईरान को बताया था कि तुम्हारी मदद को किसी ने नहीं आना, जब भी तुमने लड़ना है, केमिकल वेपन फेंके जाएं या कुछ हो, तुमने खुद वेपन्स बनाने हैं जब भी बना सको। तो ये एक तारीख मैंने इसलिए फ्लैशबैक किया है कि हम समझ सकें कि मेरा ख्याल है आज भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मीनिंगफुल मैनिफेस्टेशन करें तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरे जो एमिकेबली होने चाहिए, मैं ये भी मानता हूं कि दुनिया के किसी कानून के तहत इस तरह के शिपिंग लेन्स को नहीं बंद किया जाना चाहिए। ईरान, मैं भी समझता हूं कि शायद इसको लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने प्रेशर डाला तो हिजबुल्लाह बनी, फिर उसके बाद क्लिंटन साहब ने प्रेशर डाला तो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर बुश साहब आ गए तो उन्होंने कहा ये एक्सेस ऑफ ईवल है, तो इन्होंने फिर क्या किया, अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही सदर है प्रेसिडेंट ओबामा जिसने प्रेशर डाल के टू क्वेश्चन 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल कैस्पियन सी के जरिए रूस शिफ्ट किया था विलिंगली। तो ये मैं सालों से ये तारीख है, यानी तारीख को याद रखना चाहिए। चिश्ती साहब, जिस तरह बात हो रही है मसूद पेशकियान के हवाले से, एमओयू का जिस तरह मलिक साहब ने हवाला दिया कि वो कहते हैं अच्छा है, अवामी सतह के ऊपर कहा जाता है बुरा है। अभी उनके इस्तीफे की बातें भी मंजर आम पे आ रही थी, अब्बास राक्ची साहब को भी तब्दील करने का इंदिया जो है वो मंजरनामे के ऊपर आ रहा है, मोहसिन रज़ाई साहब का भी तज़किरा हो रहा है कि वो भी कोई सीट हासिल कर सकते हैं। तो ये अंदरूनी तौर पे खिचड़ी पक रही है वाकई ईरान में, या बैरूनी सतह पे एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है? देखिए, इस पे बारे में कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत अरसे से, आपको याद होगा, ये वो वक्त भी याद करें जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि बहुत सारे ईरानी लीडर मुझसे कह रहे हैं सीज फायर का, और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ चलना चाहते हैं। फिर बाद में हमें वो नजर नहीं आया, एलिमेंट उस तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ। और फिर जब आपको एमओयू का भी याद होगा, डेफिनेटली आईआरजीसी डिफरेंट एम्पावरमेंट है, सिविलियन जो वहाँ पे एक प्रेगमेटिक एक सेगमेंट डेफिनेटली एक और जगह पे भी है, उसकी अपनी पोजीशन है। तो ये मुझे लगता है बाज दफा बिलीव करना बड़ा मुश्किल है वेस्ट को, बिकॉज पास में हमने देखा था, आपको याद होगा कि जब बहुत जगह कहा गया कि वो कुछ लोग माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं कभी आया वो वाला एलिमेंट, मीनिंगफुली उसको कन्वर्ट नहीं हम कर पाए। तो आई थिंक सो ये पॉसिबिलिटी है, ऑल द पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंसेस ओपिनियन हो, और खास तौर पर एक डिवर्जेंस में ये देख रहा हूँ कि आईआरजीसी पर बहुत प्रेशर है। जो मुश्तबा खामनाई जिस तरीके से बने हैं, वो 2 मेजर वजह हैं जिसकी वजह से वो बने हैं लीडर अपने वालिद की जगह। एक तो लेगेसी एलिमेंट जरूर है, सिंपैथी। दूसरा एक एलिमेंट है, उन्होंने कुर्बानी दी है अपनी पूरी फैमिली की, बहुत सारे उनके जो प्राइम मेजर मेंबर हैं वो चले गए दुनिया से, तो एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी। तीसरा उनको एडवांटेज था कि वो 30 साल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईआरजीसी के साथ कनेक्टेड थे, उनकी एक ये भी क्वालिफिकेशन थी।
चौथा ये था कि वो उस वक्त एक वैक्यूम नहीं क्रिएट करना चाहते थे कि डाइवर्सिफाइड किस्म के या जिसको कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल को नहीं लाना चाहते थे। अब वो बन तो गए हैं, उन पर ये जरूर प्रेशर है कि वो देखें, एक दफा आपने बनना होता है, फिर आपने कंटिन्यू करना होता है अपनी लेगेसी को। अब आने वाले वक्तों में उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट इस बात पर होगा कि वो अपने लोगों की, जो मेजॉरिटी इमोशनल हैं, जो हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग गुस्से से चार्ज हैं, एंटी अमेरिका फीलिंग्स है वहां पर, तो आई थिंक वो ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। आइंदा आने वाला जो मायदा होगा वो ये साबित या इस पे डिपेंडेंट होगा कि उनकी लेगेसी कैसी है, कि लोग उस एग्रीमेंट से, चाहे वो एमओयू हो, लॉन्ग टर्म में फाइनल हो जाए, उस पर कितने खुश हैं। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि शायद ईरान आगे ना मूव कर सके। मुझे लगता है उनके पास ऑप्शन अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि डाइवर्जेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने बैकग्राउंड किया, कि एक रिवेंज, बदला लेने का एक एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग है, अमेरिका से दोस्ती ना करने का बहुत बड़ा प्रेशर है, दूसरी तरफ रियलिज्म भी बहुत ज्यादा है कि उनका बहुत नुकसान हो चुका है, कितनी ज्यादा और ईरान अपनी डिस्ट्रक्शन कराएगा। तो आई थिंक डाइवर्जेंस नेचुरल है, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि इससे इसका मतलब है कि मुआहदा नहीं होने लगा। मेरा ये मानना है। ठीक चिश्ती साहब, पहला तो कमेंट उस पर कीजिएगा कि सदर मसूद पेशकियान और अब्बास इराक्ची, अगर बिलफर्ज इस मफरूज़े को ही हम हकीकत मान लें कि हो गया इस पे इम्प्लीमेंट, तो क्या सियासी तौर पे तब्दीली होगी? दूसरा, जिस तरह मलिक साहब हवाला दे रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, पॉलिसी से उन्हें इख्तलाफ है, तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें वो इख्तलाफ किस हद तक उभर के सामने आया, या फिर पॉलिसी से इख्तलाफ होना एक अलग बात है, बैरूनी दबाव या बैरूनी इंटरवेंशन जो होना है उस पर रजामंदी होना एक अलग बात है? यासिर साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत डाइवर्जेंट थी, और खास तौर पर जो दिसंबर जनवरी में मुजाहरे और हुकूमत के खिलाफ आपने एजिटेशन शुरू हुई थी, इसमें कोई शक नहीं कि मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी जो नाखुश थी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक गलती जरूर की, जब हमला किया तो उन्होंने पहले लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, 49 लीडर्स को, और आप रिकॉर्ड पे देख लें, एक साल के अंदर 135 लीडर एलिमिनेट किए गए हैं। जब आप लीडरशिप एलिमिनेट करते हैं तो एक एंगर एलिमेंट है, जो रिवेंज एलिमेंट है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आप कब्जा कर लें हुकूमत पर और टेक ओवर कर लें, हमने हमला कर दिया, आपका रास्ता साफ कर दिया। मेरा मानना ये है, और जितने इंटरनेशनल जर्नलिज्म को मैं फॉलो कर रहा हूं, वो ये समझते हैं कि लोगों ने, ये फिर मेजॉरिटी ने समझा कि ये ईरानी हुकूमत पर हमला नहीं है जो अमेरिका ने किया है, ये ईरानी सॉवरेनिटी, ईरानी सिविलाइजेशन खामखा यूनाइट कर दिया एक कॉज के पीछे। ये ऐसे होता है दुनिया में, जब एक आउटसाइड एक्सटर्नल थ्रेट हो जाती है और रजा शाह पहलवी के बेटे का नाम लिया गया एज एन ऑल्टरनेट, तो कौन नहीं जानता कि उसको कौन से मुल्क की सिंपैथी हासिल थी। तो फिर लोगों ने चॉइस करना है बिटवीन लेसर इवल वाली बात है। तो ऑब्वियसली व्हेन पीपल से कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, तो यू हैव गॉट टू चूज वन। तो फिर लोगों ने कंपेयर किया। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बड़ी जबरदस्त तीसरे मुल्क पर दुनिया का ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व इस मुल्क के पास है, ईरान के पास, आया बेनिफिट पास हुआ ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोगों को? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पॉलिसीज कह लें, कन्फ्रंटेशन कह लें, कौन नहीं चाहेगा? ये तो अवामी सतह का तासुर आ गया। चिश्ती साहब, लास्ट कमेंट, एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, ये जो मैंने अब्बास इराक्ची और मसूद पेशकियान साहब के हवाले से बात की। जी, अगर ये आ गया तो ये और अनफॉर्चुनेट होगा। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है, शायद वेस्ट इसको सेलिब्रेट करे कि डिफरेंस ओपिनियन आ गए, तो इसका मतलब है और हार्डलाइनर्स आ जाएंगे। ये तो ज्यादा प्रैग्मेटिक लोग हैं, पीएचडी यूके का किया हुआ है फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने, तो वो तो पढ़े लिखे हैं और वेस्ट के पढ़े लिखे हैं। तो अगर ये एलिमिनेट हो जाते हैं किसी वजह से, तो ये ज्यादा प्राइस दुनिया को देनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में बड़ी सेलिब्रेशन शायद लगे कि जनाब फर्क आ गया है तो ज्यादा